ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये वाक़या अब से तकरीबन 17 साल पुराना है और ये उस दौर की बात है जिस दौर में हमने गुलशन मेमार की एक सोसाइटी में, जो कि कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा-सा घर ख़रीदा था। उस वक़्त ये जो सोसाइटी थी, सिक्योरिटी उस दौर में भी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन जिस कदर सिक्योरिटी आज के दौर में मौजूद है, इतनी सिक्योरिटी उस दौर में नहीं हुआ करती थी। ये जो घर था 400 यार्ड्स पे मुश्तमिल घर था और इस पूरे घर के अंदर मैं यानी कि मरियम, मेरी वालदा, मेरे फादर रहा करते थे। मैं क्योंकि उस दौर में टीनेज के अंदर थी, नई नई बड़ी हो रही थी, कॉलेज को नया नया ज्वाइन किया था, तो मैं अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही थी। ना मुझे दीन की कोई फिक्र थी, ना मुझे दुनिया की कोई फिक्र थी। बस जो कुछ मुझे अच्छा लगा करता था, मैं सारे वो काम किया करती थी। अक्सर ऐसा होता कि जो मेरी मदर थी वो मुझे समझाया करती थी, मुझे कहती थी कि पाक साफ रहो या नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, लेकिन मेरी शुरू से ही इन तमाम बातों में न दिलचस्पी थी, न मेरा दिल लगा करता था। मेरे फादर क्योंकि एक वफाकी इदारे में जॉब किया करते थे, तो अक्सर ऐसा होता था कि वो 2-2, 3-3 दिन के लिए शहर से बाहर जाया करते थे। जबकि अक्सर ऐसा होता, जो मेरी मदर थी वो सैटरडे नाइट को नानी के घर, जो कि करीबी मौजूद था, रुकने के लिए चली जाया करती थी। उनकी पूरी कोशिश होती थी कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएं, लेकिन मैं अक्सर मुख्तलिफ बहाने करती, मुख्तलिफ बातें बनाती, क्योंकि मुझे प्राइवेसी पसंद थी या मैं उस दौर को एंजॉय करना चाहती थी, तो मैं अकेली घर में रहा करती थी। हर वक्त मूवीज़ देखना, गाने सुनना, अपने दोस्तों से बातें करना, यही सब मेरे मशागिल थे। तो ऐसी ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद 27 या 28 दिसंबर थी। शदीद सर्दी हो रही थी। मेरी जो मदर थी वो नानी के घर में गई हुई थी, जबकि जो मेरे फादर थे वो दूसरे शहर में किसी काम से जा चुके थे। मैं अकेली इस बंगले में, इस घर में मौजूद थी और हस्ब मामूल रात के 11:30-12 बजे अक्सर मैं मूवीज़ देखा करती थी। तो आज मैंने एक बहुत ही हॉरर मूवी थी जिसके बारे में सुन रखा था, वो लगाई हुई थी। मेरा सारा का सारा जो फोकस था वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे था। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे क्योंकि मैं सिनेमा जैसे माहौल में इस मूवी को देखना चाहती थी। अभी मुझे मूवी देखते हुए 10 या 15 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे जो हमारा डोर है उसको कोई नॉक कर रहा है। मैंने हेडफोन अपने कान से उतारे और मैंने कोशिश की कि मैं आवाज़ सुन सकूं, लेकिन जब मैंने हेडफोन अपने कान से निकाले तो बजाय इसके कि बाहर की आवाज़ आती या नॉकिंग की आवाज़ आती, मुझे ऐसा लगा कि कोई भी मौजूद नहीं है। खैर, फिर भी मैंने उठ के जाके देखना बेहतर समझा। जब मैं बाहर की तरफ गई और मैंने दरवाजे से या गैलरी से बाहर की तरफ झांका, तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र आसमान की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और शदीद गरज चमक हो रही है। मौसम बहुत सुहाना हो चुका था। उसके साथ साथ ये जो सर्दी थी ये मुझे बहुत ही पसंद थी। खैर, मैं वापस पलटी और वापस से कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने हेडफोन लगा के मूवी देखने लगी। अभी मुझे हेडफोन लगाए हुए 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे कि बाकायदा ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, यानी जिस रूम में मैं मौजूद हूँ, उस रूम की विंडो को बाकायदा कोई नॉक कर रहा है। और ये जो नॉकिंग की आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और मुझे पता चल गया था कि कोई ना कोई है जो मेरी लेफ्ट वाली विंडो पे मौजूद है। खैर, मैं उठी और उठ के मैंने जैसे ही विंडो की तरफ देखा तो अगेन वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि दोबारा से किसी ने दरवाज़ा बजाया है। अब जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो अगेन किसी ने खिड़की की तरफ से नॉक किया। अब मैं एक कन्फ्यूजन के आलम में थी कि गेट की तरफ जाऊं या खिड़की की तरफ जाऊं।
दोनों तरफ से ही ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई मौजूद है। हालांकि खिड़की की तरफ से किसी का आना, यानी बैक साइड से आना और नॉक करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने जो बैक साइड थी उसको इग्नोर किया और दोबारा से दरवाजे की तरफ आई और बाहर झांक के देखा। जब मैंने बाहर झांक के देखा तो वहां पे अगेन कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे बड़ी वाज़े आवाज़ आई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो नॉकिंग थी ये मेरे खौफ में इजाफा कर रही थी और अब वो स्टेज आ चुकी थी कि जब मेरा हार्ट अटैक हो जाए। अब मूवी का ध्यान तो मेरे जहन से निकल चुका था। मैं चाहती थी कि जैसे तैसे अपने आप को सेव कर सकूं। ये जो सोसाइटी थी उस वक्त भी यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन इक्का दुक्का गार्ड्स थे और बहुत सारी दीवारें या जगहें ऐसी थीं जिसके ज़रिए सोसाइटी के अंदर या घरों में दाखिल हुआ जा सकता था। मुझे ये भी लग रहा था कि हो सकता है कोई चोर हो जो घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये जो हमारा घर था ये चारों तरफ से पैक था, यानी कि सारे के सारे दरवाजे बंद थे और जितनी भी खिड़कियां थीं इनके आगे ग्रिल लगी हुई थी। अब ये जो दरवाजा मैंने खोल के देखा था तो उसको बंद करने के बाद मुझे कम से कम इतना यकीन तो था कि हमारे घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। जो भी है वो गैलरी की तरफ है या बैक साइड पे है या यहाँ पे जो छोटा सा गार्डन बना हुआ है मे भी वहाँ पे मौजूद है। खैर जब मैं वापस आई तो वापस आने के बाद मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले PTCL के ज़रिए अपनी मदर को फ़ोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मामू को यहाँ पे भेजें या फिर आप मेरे पास आ जाएं, क्योंकि मुझे अब इस घर में डर लग रहा है। जैसे ही मैं PTCL के करीब गई और वहाँ जाके मैंने रिसीवर उठाया तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे बेल सुनाई देगी, फिर मैं नंबर डायल करूँगी और अपनी मदर से बात कर लूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने रिसीवर अपने कान से लगाया तो ऐसा लगा जैसे लाइंस डेड हो चुकी हैं और ये जो नेटवर्क है ये इस वक्त काम नहीं कर रहा। खैर मैंने वो जो रिसीवर था उसको वापस रखा और वापस से जो सामने सोफा लगा हुआ था वहां पे आके बैठ गई। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे जो बारिश थी उसमें ना सिर्फ इजाफा हो रहा था बल्कि इसके साथ साथ बादल भी बेतहाशा गरज रहे थे। अभी मुझे सोफे पे बैठे हुए 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई शैडो मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मौजूद है या वहां से गुजर रहा है। जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड पे देखा तो मैंने देखा कि जो वॉशरूम का गेट है उस गेट के सामने से एकदम से कोई शैडो गुजरा है और गुजरता हुआ जहां सामने दूसरा रूम मौजूद है उस तरफ एंटर हुआ है। ये जो शैडो था ये मैंने वाज़े तौर पे देखा था और मुझे यकीन था कि वाकई में कोई ना कोई यहां से गुजरा है। अब मेरी ये हालत थी कि काटो तो लहू नहीं। मैं शदीद खौफ का शिकार थी। मुसलसल इस सर्दी में मेरे पसीने टपक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा BP लो होता चला जा रहा है। जैसे ही मुझे लगा कि मेरी तबीयत खराब होने लगी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर से या इस बंगले से बाहर निकलूं और बाहर निकल के जो बराबर वाले हैं या जो सामने वाले हैं उनसे हेल्प मांगूं या कम से कम वो जो सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ पे ड्यूटी दिया करता है उसको जाके बोलूं कि शायद हमारे घर में कोई घुस चुका है। ये सोचने के बाद जैसे ही मैं खड़ी हुई और कमरे से बाहर की तरफ या गेट की तरफ आने लगी तो मुझे एक अजीब से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये जो चीखने की आवाज़ थी ये बड़ी वाज़े आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की या कोई औरत बहुत बुरी तरह चीख रही है। और ये जो आवाज़ थी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जो बैक साइड है जहाँ पे हमारा गार्डन मौजूद है या जहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं उस तरफ से चीखने की आवाज़ आई है। अब जैसे ही मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो बजाय इसके कि मैं मज़ीद आगे बढ़ती, पता नहीं क्या हुआ कि मैं एकदम से मुड़ी और मैंने सोचा कि ऊपर से बाहर की तरफ झांकती हूँ, क्योंकि खिड़की से जो बैक साइड थी वहाँ का जो गार्डन था वो नज़र आया करता था।
اب جیسے ہی کھڑکی سے میں نے باہر کی طرف جھانکا اور میں نے گارڈن کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو درخت لگے ہوئے ہیں ان درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے ایک تقریباً 25 یا 30 سال کی کوئی عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے. اس نے مکمل طور پہ سفید لباس پہنا ہوا ہے یا ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے سفید کلر کی میکسی پہن رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بال ہیں وہ اس قدر لمبے بال ہیں کہ باقاعدہ اس کے جو بال ہیں وہ اس کے گھٹنوں تک بآسانی پہنچ رہے ہیں. لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ اس کے جو ہاتھ تھے وہ بھی اس قدر لمبے تھے کہ اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی اس کے گھٹنوں تک یا کم از کم ان کے برابر تک لٹکے ہوئے تھے. عام طور پہ کسی انسان کے اتنے لمبے ہاتھ نہیں ہوا کرتے. اب کیونکہ بیک سائڈ پہ ایک لائٹ لگی ہوئی تھی تو اس لائٹ کی روشنی کی مدد سے میں اس لڑکی کو بخوبی دیکھ پا رہی تھی. مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے کم از کم کوئی نارمل انسان نہیں ہے. یقیناً یا تو یہ کوئی چڑیل ہے یا پھر اس طرح کی مخلوق ہے جو اس وقت درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہے. بہرحال میں فوراً سے پلٹی اور جو بھی مجھے اس وقت آتا تھا، سیدھی سی باتیں مجھے اتنی آیات نہیں آیا کرتی تھیں، تو خاص طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ میں بار بار پڑھ رہی تھی. اور یہ پڑھتے پڑھتے گھر سے باہر نکلنے کی یا باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ بتاتی کہ جیسے ہی میں دروازہ کھول کے باہر کی طرف آئی اور سامنے جو کچھ سیڑھیاں موجود تھیں وہاں سے نیچے کی طرف جانے لگی تو ایک دم سے جب میری نظر سیڑھیوں کے آخر میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے بیک سائڈ پہ درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی وہ سیڑھیوں کے بالکل آخر میں کھڑی ہوئی ہے اور مجھے دیکھ کے عجیب سے طریقے سے مسکرا رہی ہے. اب جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے بعد میں فوراً سے پلٹنا چاہتی تھی، لیکن اللہ جانے میرا پاؤں سلپ ہوا یا ہو سکتا ہے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو. میں ان سیڑھیوں سے گرتی پڑتی بالآخر نیچے آ گئی اور جب میں نیچے آئی تو بالکل میرے سامنے اس کے قدم موجود تھے اور میری جو آنکھیں تھیں یا میرا جو منہ تھا وہ اس کے قدموں کے برابر میں تھا. میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے جو پاؤں ہیں وہ الٹے یا ریورس فیٹ ہیں اور بہت ہی عجیب طریقے کے پاؤں ہیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاؤں شاید جلے ہوئے پاؤں ہیں یا اس کی جو اسکن ہے وہ جلی ہوئی ہے. اب جیسے ہی میں نے اس کے پاؤں پہ مزید نظر ڈالی تو اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں بہت بری طرح چیخی تھی اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی. اب جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، شاید صبح کے 9-9:30 بجے کا ٹائم تھا. میں اپنے بیڈ پہ موجود تھی اور میرے بیڈ کے بالکل برابر میں میری مدر کھڑی ہوئی تھی، میرے ماموں موجود تھے. اس کے علاوہ سامنے والے گھر میں جو انٹی رہا کرتی تھیں وہ بھی کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی. کچھ دیر بعد جب میں بولنے کے قابل ہوئی تو وہ جو سامنے والی انٹی تھیں انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کے اس ٹائم مجھے ایک دم سے تمہارے چیخنے کی آواز سنائی دی اور جب مجھے تمہارے چیخنے کی آواز سنائی دی تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی آیا کہ عام طور پہ تم رات کے اس وقت گھر میں اکیلی ہوا کرتی ہو. حالانکہ شدید بارش ہو رہی تھی، شدید سردی ہو رہی تھی، پھر بھی میں گھر سے باہر نکلی اور قریبی جو گارڈ موجود تھا اس کی مدد سے اس کو اندر کھدوا کے تو ہمارا گیٹ کھلوایا. تو گیٹ کھلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ تم سیڑھیوں کے بالکل آخر میں بے ہوش پڑی ہوئی ہو. تمہارے منہ سے یا تمہارے دانتوں سے خون نکل رہا ہے اور ایسا لگا جیسے تمہارے دانتوں پہ کوئی چوٹ لگی ہو. خیر کچھ دیر بعد جب مجھے سب کچھ ریکال ہوا مجھے ایک دم سے وہ لڑکی یاد آئی جو میرے سامنے موجود تھی یا جس کے الٹے پیر تھے. تو میں نے سارا کا سارا جو واقعہ تھا اپنے گھر والوں کو، خاص طور پہ اپنی مدر کو سنایا. یہ سننے کے بعد جو میری مدر تھیں وہ کافی پریشان ہو چکی تھیں اور ان کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ رات میں جو مخلوق یا جو عورت مجھے نظر آئی تھی وہ یقیناً کوئی چڑیل تھی. بہرحال جو قریبی مسجد تھی وہاں کے امام صاحب سے رابطہ کیا گیا اور وہ جو امام صاحب تھے نہ صرف وہ یہاں پہ آئے بلکہ یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے کافی پڑھائی کی اور مجھ پہ بھی کافی زیادہ دم درود کیا گیا.
तब जाके तकरीबन एक हफ्ते में मेरी जो तबीयत थी वो नॉर्मल हुई। खैर, जैसे ही मेरी तबीयत बेहतर हुई तो सबसे पहले मैंने गुस्ल किया, पाकी हासिल की, और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि किसी भी कीमत पे गंदी संदी हालत में घर में नहीं रहूंगी। उसके बाद से मैंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे अंदर जो खौफ था वो ख़त्म हो गया। आज भी जब मैं उस दौर को या उस टाइम को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला को मुझे बचाना था, वरना हो सकता है कि उस दिन वो जो चुड़ैल थी वो मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाती, और हो सकता है नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वो मेरी जान ले लेती। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और ये जो वाक़या है ये 2019 में मेरे साथ फेटलबी एरिया ब्लॉक 17 में पेश आया था। हम लोग ब्लॉक 17 में तकरीबन 20 से 25 सालों से रहा करते हैं और इस ब्लॉक की जितनी भी गलियां हैं, जितना भी ग्राउंड्स हैं या जो भी स्ट्रीट्स हैं, उन सब से हम ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि आमतौर पे जितने भी लोग यहाँ पे रहा करते हैं उन सब से ही हमारी अच्छी सलाम दुआ है। मुझे याद है कि शायद चांद रात थी या उससे एक दिन पहले की रात थी और मैं किसी काम से घर से बाहर निकला हुआ था। खैर, जब मैं वापस आ रहा था तो वापस आते आते रात के तकरीबन 1:30 या 2 बज चुके थे और मेरा जो वापसी का रास्ता था वो आमतौर पे ये जो अबू तराब स्कूल है, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है और बड़ा ही मशहूर स्कूल है, उसके सामने से गुजरा करता था। यानी कि अपने घर पहुंचने के लिए मुझे उस स्कूल के सामने से गुजरना था। अब ये जो स्कूल है ये काफ़ी पुराना गवर्नमेंट स्कूल है और इसके बिल्कुल सामने एक ग्राउंड मौजूद है। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आखिर के हिस्से में यानी उस स्कूल के बिल्कुल सामने का जो हिस्सा है वहाँ पे बहुत सारा हर वक्त कचरा पड़ा होता है। खैर, जैसे ही मैं उस स्कूल के सामने पहुंचा और मेरी नज़र उल्टे हाथ पे यानी जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था उस तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कचरा है, इस कचरे के दरमियान एक लड़की है जो तकरीबन 19 या 20 साल की होगी। बहुत ही गोरी सी साफ सुथरी लड़की लग रही है, लेकिन वो उस कचरे के दरमियान खड़ी हुई है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि रात के इस पहर में, जबकि तकरीबन सब लोग अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, तो इतनी हसीन और जमील लड़की इस कचरे के दरमियान और यहाँ पे क्या कर रही है। पहले तो मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की और मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन न जाने क्या हुआ कि कुछ देर बाद जब मैंने दोबारा से उस कचरे की तरफ नज़र डाली तो अब वहाँ पे ना वो लड़की मौजूद थी, ना ही उस लड़की का कोई नाम और निशान मौजूद था। मैं बड़ा हैरान था कि इन 15-20 सेकंड के अंदर अंदर भला ये जो लड़की थी ये कहाँ गायब हो चुकी है, क्योंकि अगर वो कहीं जाती या ग्राउंड की तरफ बढ़ती या मेरी तरफ आती तो कम से कम मुझे नज़र ज़रूर आती। बहरहाल, जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चलना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे मुझे बाकायदा लग रहा था कि मेरे कदमों के साथ साथ कोई ना सिर्फ कदम रख रहा है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ देर तक मैंने इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि मुझसे तकरीबन 3 या 4 फीट के फासले पे वही लड़की जो भी कचरे में खड़ी हुई थी या कचरे के दरमियान मौजूद थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चलती हुई आ रही है और जैसे जैसे वो ज़मीन पे कदम रख रही है वैसे वैसे छन 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 इस तरह आवाज़ सुनाई दे रही है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उसके पैरों पे या उसके पाँव पे पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो अजीब से टेढ़े से पाँव हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसके पाँव की जो उंगलियां हैं वो बहुत लंबी लंबी उंगलियां हैं, और ना सिर्फ लंबी लंबी उंगलियां हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसके पाँव पे बहुत सारे जख्म मौजूद हैं। बहरहाल, जैसे ही उसके टेढ़े पाँव पे या इन उंगलियों पे मेरी नज़र पड़ी
تو میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ عام طور پہ اس طرح کے جو پاؤں ہیں وہ پچھل پیریوں کے یا چڑیلوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے نہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جس قدر تیزی سے میں دوڑ سکتا تھا میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے تقریباً 5 منٹ تک محسوس ہوتا رہا کہ مجھے فالو کیا جا رہا ہے اور وہی چڑیل وہی پچھل پیری میرا پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ کا شکر میں خیریت سے گھر پہنچ گیا، اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے 103 104 بخار ہو چکا تھا۔